हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एच टेट में हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है कि 30 आउट ऑफ 30 सीडीपी में हमें 30 में से 30 चाहिए। अगर पीजीटी निकालनी है, टीजीटी निकालनी है, पीआरटी निकालनी है तो भाई 30 आउट ऑफ 30 लाना पड़ेगा, तभी काम बनने वाला है। और इसके में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो है प्रीवियस ईयर, क्योंकि इसी के दम पर हमें पता चलता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। 2016 में कंप्लीटली क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने। 2020 जो डिस्कस कर रहे थे उसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, आज सेकेंड पार्ट होने वाला है, यानी कि ओवरऑल 5वां पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने पूरा नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो जाकर देख सकते हो, या कंप्लीटली प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हो, वो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। और उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने लक्ष्य एकेडमी ऐप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर इनरोल कर लेना है। ये आपके जितने भी अपडेट्स हैं और जो सिलेबस हैं उनको कवर करने में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वो टर्म है जो एक आपकी जो मेमोरी होती है, जो आपकी सिम्टम्स होती है, तो कौन सा गुड मेमोरी सिम्टम्स नहीं हो सकता है। मतलब आपके दिमाग में कुछ पुरानी स्मृति यादें आ गई और वो अच्छा नहीं है। एक बात बताओ, अगर अच्छा याद होगा तो रिएक्शन क्या होगा? आपके फेस में स्माइल आ जाएगी, जो रिएक्शंस होगा वो काफ़ी स्पीडली होगा, जो आप में जो हलचलें दिखेंगे वो देखने लायक होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप औसत धारणा यानी कि आपकी जो रिएक्शन है वो अगर एवरेज होगी तो जाहिर सी बात है आपकी कुछ ना कुछ बुरी फीलिंग्स के साथ में आपको याद आ रही है, कुछ ना कुछ तो बैड हुआ होगा। ठीक है ना, ब्रेकअप वगैरह हुआ होगा, वो सब दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, चलो, तो अगर ये सब फीलिंग्स आ रही है देन हो सकता है कि ये गुड मेमोरीज ना हो, देन ये एवरेज धारणा कहलाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंडूरा जी के जो द्वारा जो हमारा संप्रत्य के सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उससे संबंधित नहीं है? किसने दिया था भाई? बंडूरा जी का। बंडूरा जी के द्वारा हुआ। हमें बताना है कि कौन सा सोशल लर्निंग थ्योरी का एक हिस्सा नहीं है। मॉडलिंग में उन्होंने दिया हुआ था भाई, ये तो हमारा सही है। एडेप्टेशन यही तो उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, एडेप्टेशन उन्होंने नहीं दिया था, अनुकूलन नहीं दिया था उन्होंने, हाँ अनुकरण उन्होंने दिया हुआ था, अवलनात्मक अधिगम ये भी उन्होंने दिया हुआ है। तो ये तीन चीजें दी हैं उन्होंने भाई, अनुकरण अनुकूलन ये नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन है सिंपल सा कि सोडलन ने जो शारीरिक गठन के आधार पर जो श्रेणी बनाई है उनमें से एंडोफॉर्म की जो अनुपात है, यानी कि जो शारीरिक अनुपात है व्यक्तियों का, जो श्रेणी का जो अनुपात है वो क्या है, हमें ये बताना है। देखो ये एक चीज बता दूं, एंडरसन के 3 अनुपात बड़े फेमस हैं, वो तीनों आपको पता होने चाहिए। एक बुक्स में उन्होंने मेंशन किया है, ये तीनों जानकारी आपको मैं दे दूंगा अभी। और फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7:1:1 का रेशियो होगा। ये बड़े अच्छे से ध्यान में रखो कि 1954 में उन्होंने एक बुक लिखा था। ठीक है, एटलस ऑफ मैन इस बुक का नाम था। और इस बुक्स में उन्होंने बताया था कि क्या सोमोटाइप होता है एक इंसान का, और उसको नापने के लिए उन्होंने 1 से 7 तक की स्केल दी थी। रेटिंग स्केल्स कैसे बनाई थी? 1 से 7 तक की। क्या क्या चीजें याद रखनी है इसमें आपको? सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, 1954 में एक बुक में लिखा गया था एटलस ऑफ मैन के नाम पर, सेडलन के द्वारा। ठीक है ना, उन्होंने उसमें क्या मेंशंस किया था? सिम्टम्स मेंशन किया था, यानी कि शारीरिक संरचनाओं के बारे में उन्होंने बताया था। और उसको उन्होंने रेटिंग स्केल्स दी थी 1 से 7 तक में। और जो सबसे फेमस है, अब मैं उसकी बात करूं तो हमारा है एंडोफॉर्म, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा भी गया है, जो कि 1:1:1 के रेशियो में आता है। फिर आता है मेसोफॉर्म। मेसोमॉर्फ की बात करूं, मेसोमॉर्फ जो है वो 1:7:1 है। और फिर हमारा आता है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ की बात करूं तो 1:1:7। तो भाई इन तीनों को आपको याद रखना है, मतलब ये जितनी भी मैंने हाइलाइट्स की हैं इन सभी को आपको याद रखना है। 2020 में पूछा गया है तो मे बी चांस है कि 2021 में, 2022 में क्वेश्चंस आपके लिए बन जाए, तो मिस नहीं करना है। बेसिक चीजें, बेसिक जानकारियां याद रखोगे।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे एरिक्सन थे, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? एरिक्सन ने टोटल 8 स्टेजेस दिए हुए हैं। जी हाँ, टोटल 8 स्टेज दिए हुए, सभी में स्टेज में अलग अलग वर्सेस, उनके अलग अलग क्वालिटीज, अलग अलग एज के रिगार्डिंग में बनाया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आठों याद होने चाहिए। एंड फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी कि पहचान और भूमिका के बीच में जो द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है उसे बोला जाता है हमारा कौन सा स्टेज? 5वां स्टेज है। ये कैसा स्टेज है भाई? ये 5वां स्टेज है। अच्छा, कौन कौन से स्टेज, जैसे मैंने बोला ना अभी, ये 8वां स्टेज आपके सामने दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी, ठीक है। ये हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ ही हमारा हमारा जो सोशलिक सर्कल्स होता है उसमें भी काम आता है, एरिक्सन के द्वारा दिया हुआ टर्म्स है ये, याद रखोगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीजें हैं, पहला स्टेज, दूसरा आपका किस डेवलपमेंट स्केल में आप आते हैं, उसका गुण क्या है और उसकी एज क्या है। ये चारों चीजें आपको याद रखनी है 8वें स्टेज के टर्म में। पहला जो है उसमें ट्रस्ट मिसट्रस्ट आता है, जिसमें हम होप रखते हैं, कुछ उम्मीद होती है, जो कि 0 से 1.5 साल तक की उम्र में देखा जाता है। ऑटोनोमिया सेम आता है, जिसमें विल इंपॉर्टेंट होता है, विल वाली गुण होती है, जिसमें 1.5 से लेकर के 3 साल तक में होता है। इनिटेटिव एंड गिल्टी वाला आता है, जिसमें पर्पस होता है, कोई ना कोई पर्पस डिटरमाइन होती है, जो कि 3 से 5 साल तक के एज में आता है। ये सभी आपको देख लेना है। इंडस्ट्री एंड इन्फोसिटी आती है, फिर आइडेंटिटी एंड रूल कंफ्यूजन आता है, एमएससी एंड आइसोलेशन आता है। तो अलग अलग आपके केसेस हैं, ये 8 आपको याद रखना है विथ एज। ये स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो और अच्छे से रट लो भैया, क्योंकि ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक कोर्स में इनरोलमेंट नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, फटाफट जाओ इनरोलमेंट ले लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जो आप पेमेंट है वो चाहो तो इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, वन टाइम पेमेंट करने की नीड नहीं है, और इंस्टॉलमेंट में करने के लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना पड़ता, सेम अमाउंट है, आप बिंदास होकर के इनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड द्वारा, जी हाँ, गिलफर्ड के द्वारा सृजनात्मक का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता जो हमारी थी, यानी कि क्रिएटिविटी जो थी, जो गिलफर्ड ने दिया था, उसमें से कौन यहाँ पर नहीं है, आपको वो बताना है। चलो बताओ क्या होगा। इनक्यूबेशन, इनक्यूबेशन जो है हमारा, वो क्रिएटिविटी को नहीं दिखाता है, क्योंकि फ्लुएंसी तो होगी होगी, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। ओरिजिनलिटी भी होगी होगी भाई, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव नया नया करते रहोगे। और फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आप रिजिड के साथ तो काम नहीं कर सकते हो, आप में बदलाव आते रहेगा, नहीं ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर है। देखो, नॉट वाले क्वेश्चंस में पहले भी बोल चुका हूँ कि अच्छे से देख करके जाना है, क्योंकि 30 में से 10 क्वेश्चंस तो नॉट वाले होंगे और ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। देखो अगेन नोट वाला फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक हस्तांतरण का प्रकार नहीं है? देखो, अगर एक सिंपल सा बोला जाए, 3 तरह के हस्तांतरण होते हैं, मतलब जो ट्रांसफर होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इन द सेंस ऑफ आपने कोई एक चीज सीखा, जब आप दूसरी चीज सीखने जाओगे तो पहला में जो आपने सीखा था उसका इस्तेमाल आप दूसरी चीज को सीखने में करोगे, दिस इज नोन एज पॉजिटिव ट्रांसफर। एक होता है नेगेटिव ट्रांसफर, जिसमें आपने पहला कुछ सीखा, दूसरा कुछ सीखने जा रहे हो, लेकिन पहला उसमें कोई भी रोल नहीं निभाता है, कोई भी रोल नहीं निभाता है, वो हो गया नेगेटिव। फिर एक होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल आप सीखो या ना सीखो फर्क नहीं पड़ता है, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज हो गई जीरो ट्रांसफर में। बाकी जितने भी है हमारा लेटरल हो गया, स्क्वेंस हो गया, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी कि आप परमस कर लो, कर्मिक कर लो या क्षैतिज कर लो, ये सभी के सभी आपके क्या होंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस को दिखलाएंगे। देखो ये रहा डिटेल भी एक बार, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल वाला वो टर्म्स हो गया जो आप करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता है, न्यूट्रल ट्रांसफर रहेगा, कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी आप अच्छे से स्टडी
कर लेना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में दे दिया हो मैंने, ताकि आपको दोनों में देख लो। खैर मैंने जो समझाया वही चीज़ है, वन सिचुएशन से अनदर सिचुएशन में आपको बेनिफिट मिलेगा, वन टास्क से आपको वन सिचुएशन से दूसरे सिचुएशंस में कोई खासा असर नहीं मिलेगा। लाइक आपने स्पीकिंग सीखा तेलुगु और आपको मलयालम भी सीखना है, तो कोई हेल्प नहीं करने वाला है, तेलुगु मलयालम में कोई हेल्प नहीं करेगा, तो ये इश्यूज आ जाएंगी। तो ये टर्म्स हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फाइडर द्वारा मनोलैंगिक अवस्था नहीं है, हमें ये बताना है। देखो फिर से नहीं है यार, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ भाई, ये पढ़ करके जाओगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी मनोलैंगिक यानी कि हमारा साइकोसेक्सुअल स्टेज नहीं है, हमें ये बताना है। ऑटोनोमी स्टेज, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगेन इसके बहुत सारे चीजें हैं, इसको आपको देखो नहीं वाले क्वेश्चंस में ना आपको डीप नॉलेज की जानकारी होगी तभी आंसर्स बनेंगे, भैया गलती हो जाएंगे पूरी की पूरी। अगला, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? बात तो सही है कि इसने ये कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो एक पॉजिटिव साइंस है, जो कि लिविंग जितने भी लिविंग कल्चर्स के जो क्रीचर्स यहाँ पर रहते हैं उन सब के बारे में स्टडी करने को किसने ये कहा है, आपको ये बताना है। विलियम ने कहा था, सर विलियम्स जी का कहना था, सर विलियम मैकडूगल जो थे उनका ये कहना था। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? आपने ध्यान दिया होगा तो अभी 10 में से मुझे लगता है 7 क्वेश्चन तो सिर्फ नोट वाले आ चुके हैं यार। तो ये चीज ध्यान देना है कि कितने ज्यादा 2020 में भी थे, 2016 में भी थे। 30 में से अब 10 क्वेश्चंस मान के चलो कि भैया नोट वाले पूछे जाएंगे और यही आपको फेल करवाएंगे, तो इसको पढ़ के जाना अच्छे से। ये ज्यादा हो सकते हैं, 10 प्लस होंगे लेकिन कम नहीं होंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? मनोभौतिकी विधि नहीं है मतलब एक हमारा एजुकेशन का वो मेथड, देखो किसी एक इंडिविजुअल की जो एटीट्यूड है उसको मॉडिफाई करना, ये बेसिकली मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, मनोभौतिकी विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पूर्ण संगठन के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो आपके पास नॉलेज का जो पहले से नॉलेज है आपके पास, मतलब एक नॉलेज है आपके पास, जो आप नेक्स्ट चीजों को जो आपको बनाने में, आपको रीऑर्गेनाइज करने में वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। ये किसने कहा था, मतलब इसके जो बारे में एक्सप्लेनेशन है ये किसने दिया था, आपको ये बताना है। एंड ये कहा था पियाजे ने। किसने कहा था? पियाजे का ये मानना था कि भाई आपकी जो नॉलेज है, बेसिकली नॉलेज आपको ट्रांसफॉर्म करती है, आपकी रीऑर्गेनाइज करती है। मतलब आपको जैसे जैसे आप नॉलेज सीखते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो नेचर है, आपकी जो बर्ताव है उसमें बदलाव आता जाएगा। ये बेसिकली पियाजे का बेसिक मतलब निकल रहा था यहाँ पर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। तो ये थे 10 क्वेश्चंस 2020 में, ये 10 क्वेश्चन है। एक क्लास और होगी 2020 की जिसमें हम लोग प्रॉपर डिटेल में देखेंगे। तो अगेन जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं लिया है ले लोगे, और 10 में से आप पे कितने स्कोर हुए कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्रॉपरली स्टडी करो। आप सभी लोगों को राधे राधे।